हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है आरएस अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर और मैं प्रकाश आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो फ्रेंड्स हम डिस्कशन कर रहे हैं आरएस एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, इस बार और बता रहा हूँ। अगर आप सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह मिला दें तो 1991 से 1991 से 2021 तक के जो पेपर्स हैं, आपको अप्रोक्स 30 से लेकर 35 क्वेश्चन कितने में से 150 क्वेश्चन जो आपके प्री में बनेंगे, उसमें से ये डेटा आपको इन प्रीवियस ईयर्स के पेपर से मिलना है। तो इतना इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स का डिस्कशन ताकि आपको एक आइडिया लगे और आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं है। यानी कि अंधेरे में तीर चलाने से मामला नहीं बैठेगा। क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा आता है प्री में उसको देखना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप एक न्यू लर्नर हैं, आपकी आरएस एग्ज़ाम की जर्नी अभी-अभी शुरू हुई है, तो सबसे पहला काम ही यही करें कि आप आरएस प्री के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखें और उनको समझने की कोशिश करें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 पेपर डिस्कस कर लिए हैं 91 एंड 93, 95 अभी चल रहा है। धीरे-धीरे सारे पेपर मैं डिस्कस करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये है आपका 1995 का पेपर और उसका क्वेश्चन नंबर 11वां। यहाँ लिखा है कि रोम का प्रथम शासक कौन था? रोम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ये रोम है कहाँ? पहली बात तो आपको ये समझनी है। रोम है फ्रेंड्स आपका इटली में। अच्छी बात है। और इटली में ही आपको पता होगा ईसाइयों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल कह दो या ईसाइयों की जहाँ से शुरुआत हुई है, जहाँ पर पोप का निवास स्थान है, वो है आपका वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी और यहीं पर ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप का निवास स्थान है। तो मित्रों, एक्चुअल में रोम जो है, वो बना है रोमन साम्राज्य से। आपको याद रखना है कि जब अपन विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पुनर्जागरण वगैरह सब कुछ आएगा। तो वहाँ हम ये भी पढ़ेंगे कि तुर्कों ने रोमन साम्राज्य का सत्यानाश कर दिया था। चंगेज़ खान ने रोमन साम्राज्य को पूरा जला दिया था। अपन पढ़ते हैं ना? तो रोम बेसिकली निकला है रोमन साम्राज्य से। तो ये रोमन साम्राज्य जो था, इसका संस्थापक इसका संस्थापक तो मित्रों शानदार पर्सनैलिटी जिसका नाम था ऑगस्टस सीज़र। ध्यान रखना, रोमन साम्राज्य का जो संस्थापक था उसका नाम था ऑगस्टस ऑगस्टस सीज़र। आहा! जिसने लगभग 27 बीसी के आसपास, ध्यान रखना, 27 बीसी के आसपास इस रोमन साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन धीरे-धीरे इसका सेंट्रल पॉइंट रोमन साम्राज्य 2 भागों में बँट गया था मित्रों। एक था आपका पूर्वी और एक था पश्चिमी, वेस्टर्न रोमन साम्राज्य और ईस्टर्न रोमन साम्राज्य। तो जो पूर्वी साम्राज्य था उसकी तो राजधानी आपकी बन जाएगी तुर्की कुस्तुनतुनिया और जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, उसकी राजधानी बनती है आपकी कौन-सी मित्रों? रोम। और इसका जो संस्थापक या पहला जो शासक था, उसका नाम था रेम्युलस, ध्यान रखना। हालाँकि अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो अभी कोर्स में ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले आरएस प्री में वर्ल्ड हिस्ट्री था, अभी नहीं है। अभी मेंस में है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री 10 नंबर का। बढ़िया। तो ये आपको समझ में आ गया। थोड़ा-सा मैं आपको मैपिंग की दुनिया में ले जाता हूँ। देखो ज़रा एक बार, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जस्ट अ मिनट। ये आपको जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये कौन-सा महासागर है ध्यान रखना। महासागर है, एक सागर है, बताओ जल्दी बताओ। इसको कहते हैं मित्रों अपन भूमध्य सागर। कौन-सा? मेडिटरेनियन सी। और भूमध्य सागर के पास में ये जो गुठली की तरह ये टॉर्च का निकला हुआ है ना, इसको कहते हैं मित्रों एड्रियाटिक सी और यहीं पर आपका कौन-सा देश है? इटली है। ध्यान रखना। तो इटली से निकला हुआ ये रोमन साम्राज्य इस पूरे को कवर करता था मित्रों।
इस पूरे को कवर करने का मतलब यूरोप का दक्षिणी भाग, ये तुर्की अनातोलिया का पठार और ये ऊपर का आपका उत्तरी अफ्रीका, ये कंप्लीट जो पोर्शन दिख रहा है, इसको हम पहले कहते थे रोमन साम्राज्य। वापस सुन लीजिए, अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट, यूरोप का दक्षिणी भाग, इधर अपन चलेंगे तो तुर्की अनातोलिया का पठार। ये क्वेश्चन भी कई दफे पूछा गया है कि अनातोलिया का पठार कहाँ है? अनातोलिया का पठार, तो अनातोलिया प्लेट्यू जो है मित्रों तुर्की में है, याद रहे। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, आई मीन 11वें क्वेश्चन का। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अब ये क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये 2-4 नाम आते हैं। करो आंसर करो आप, मैं जलपान करता हूं। राठौड़ी राजा ना 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 ना। मित्रों अभी जल्दी अपन लाइव आएंगे और थोड़ा डांस वांस भी करेंगे क्लास में, सॉन्ग वॉन्ग तो चलेंगे ही। तो सबको पता है मित्रों कि जो पेपर है ना, कागज, कि कागज का सबसे पहले जो आविष्कार है वो किया था चीनियों ने, लगभग पहली शताब्दी के आसपास में। ये चीनियों की ही देन है मित्रों। तो चीन में एक व्यक्ति था जिसका नाम था साइलून। साइलून, बिल्कुल। तो साइलून नामक व्यक्ति ने सबसे पहले लगभग पहली शताब्दी के आसपास में कागज का आविष्कार किया। और इवन दैट आपका जो मुद्रण खाना है, प्रिंटिंग प्रेस, ये भी चीनियों की ही देन है। तो चाइना वालों ने मित्रों ये कागज दिया, तो कितनी बढ़िया बात। अभी अगर कागज नहीं होता तो आप कहते सर कागज नहीं होता तो कंप्यूटर तो है ही है सर। अरे भाई कागज आया तब कंप्यूटर आया है ना, पहले तो कागज था ही। अभी भी कागज ही, कागज का काम कागज ही करेगा। भले कितना ही आप ऑनलाइन पढ़ लो, अच्छी फीलिंग तो आपको किताब से आएगी। तो आंसर है मित्रों इसका साइलून, और ये एक रटंत क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अब आने वाले नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए। हाँ, एक चीज ये ध्यान रखना मित्रों, कई बार पूछ लेते हैं राजवंशों का। तो चाइना में जो मित्रों आपका राजवंश था ना, हान राजवंश, तो हान राजवंश में ही एक ऑफिसर के रूप में काम करता था कौन? साइलून। और उसने जो है वो कागज का निर्माण किया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। हान राजवंश का संबंध किस देश से है? बिल्कुल, बताओ जरा, चाइना में धर्म कौन सा है? आओ माओ ताओ या खाओ, या इनमें से कोई? बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, ये आ गया देखो, पूर्वी रोमन शासक। ये सारे क्वेश्चन मित्रों आपके विश्व इतिहास के हैं। ये इसमें प्री में तो अब नहीं है, लेकिन आपके मेंस में जो है वो काम आने वाले हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन से। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है जस्टिनियन। वैसे अपन इंडियन पॉलिटी जब पढ़ते हैं तो वहां जस्टिनियन का जिक्र आता है, कि जस्टिनियन का रिलेशन किस क्षेत्र से हो सकता है। आप खुद सोचें, जस्टिनियन किसके आसपास में पहुंच रहा है? देखिए, जस्टिनियन से आप समझ सकते हैं जस्टिस। जस्टिस बोले तो न्याय, और न्याय का सीधा संबंध किससे निकलेगा मित्रों? विधि से। विधि बोले तो लॉ। ये मेथड गलत लिखा है, ये गूगल ट्रांसलेशन ऐसी है। तो इसका रिलेशन है सीधा का सीधा मित्रों लॉ से। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य का एक बंदा था जस्टिनियन। उसने लॉ के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स लिखी, और जस्टिनियन कॉन्सेप्ट आज भी कई यूरोपियन देशों में चलता है। तो इसका आंसर है मित्रों आपका विधि। बहुत अच्छी बात। चले आगे। आओ साहब, मुझे ले चलो सजना तारों के शहर में। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है। और पिछली बार के पेपर में भी था, यूं क्वेश्चन था कि सम्राट अशोक ने जो अपने शिलालेख बनाए, इंस्क्रिप्शंस ऑफ ग्रेट अशोका, वो किससे इंस्पायर होके बने? तो मित्रों आंसर इसका भी वही है और उसका भी वही था। बताइए जरा आंसर क्या होगा, सोचिए पहले और फिर आंसर दीजिए।
तो मित्रों इसका आंसर है आपका डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ हिस्सों को अधीन किया था। इसका नाम, इसको हम कई बार दारा या फिर दारा प्रथम भी कहते हैं, दारा फर्स्ट। तो अभी थोड़ा-सा अपन इतिहास के पन्नों की तरफ चलते हैं। आओ, आओ आपको इधर लेके चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो पोर्शन है, ये अभी जिसे अपन पाकिस्तान कह रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान आपका पंजाब वाला पार्ट आ जाता है, इधर ये सिंध वाला पार्ट आ जाता है, पंजाब का थोड़ा ऊपर है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना फ्रेंड्स, इसी हिस्से को सबसे पहले डेरियस ने या दारा ने अपने अधीन लिया था। अब इतिहास सुनो, आपसे अगर पूछें कि भारत में विदेशी आक्रमणों में प्रथम आक्रमण यानी कि फर्स्ट इन्वेजन भारत में किसका हुआ था? तो आपने यही सुना है सिकंदर, है ना? यूनानी। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों, भारत में आने वाला जो प्रथम व्यक्ति था, मतलब पहले यूनानी नहीं आए हैं, पहले आए थे आपके कौन? ईरानी लोग, ईरानी। और ईरान में, ईरान जिसे अपन पहले क्या कहते थे, मैंने पहले भी बताया, फारस। ईरान में फारसी लोगों ने, यहाँ एक राजवंश काम करता था जिसका नाम था मित्रों हकमानी वंश। बिल्कुल, हकमानी वंश का रूलर था डेरियस, या जिसे अपन कहते हैं दारा प्रथम। डेरियस ने 516, याद रखना ये भी, 516 बीसी, 516 बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था किसने? हकमानियों ने, यानी हकमानियों के राजा डेरियस ने। और इसने एक्चुअल में इसके इनके जो स्टेट थे, उन्हें क्षत्रप या क्षत्रपी कहा जाता था। और टोटल 28 स्टेट थे, उसमें से एक स्टेट ये भी था। यानी कि इस हिस्से पर सबसे पहले अगर विदेशियों ने अधिकार किया तो वो ईरान का हकमानी वंश था। ध्यान रखना, यानी ईरानी पहले आए, तो फिर सिकंदर कब आया? तो जो सेकंड है, यानी द्वितीय जो भारत पर आक्रमण किया था सेकंड टाइम, वो था आपका सिकंदर। ये सिकंदर के आने की बातें हैं मित्रों 326 बीसी की। ये एसी बीसी का चक्कर पता है ना आपको? 516 अपन उल्टा चलते हैं, ये जीरो है, तो 516 के बाद में हम आएंगे 515 पे, फिर 514 पे, ऐसे करते करते फिर 326 आएगा, फिर धीरे 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 आपका 300 आएगा, और फिर धीरे धीरे हम 100 की तरफ बढ़ेंगे, फिर जीरो से फिर सीधी गिनती शुरू हो जाती है। तो 516 वाली घटना पुरानी है, 326 वाली घटना उसके बाद की है। तो दूसरी बार जो 326 बीसी में है, वो आपका आया था सिकंदर। और सिकंदर कौन था? एक यूनानी शासक था, ध्यान रखना, यूनानी। तो डेरियस पहले आया था। अब ईरानियों के आने से भारत को कोई प्रॉफिट हुआ मित्रों? बिल्कुल। देखिए, ईरानियों के आने से वैसे तो बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन सबसे पहली चीज थी, ईरानियों की लिपि थी मित्रों अरेमाइक, अरेमाइक लिपि भाषा की। तो अरेमाइक लिपि से ही एक नया वर्जन भारत में पनपा, और वो थी खरोष्टी लिपि। और यू नो वेरी वेल कि खरोष्टी इंस्क्रिप्शन जो है, वो नॉर्मली हम हिंदी कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट, यूं यूं बढ़ते हैं लाइन। लेकिन ये खरोष्टी लिपि जो है मित्रों, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है, उल्टी लिखी जाती है। और भी कई सारी बातें थी ईरानियों के आने से। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख किससे प्रभावित होकर के खुदवाए थे, लिखवाए थे? तो वो भी कौन था मित्रों? डेरियस फर्स्ट। भूलोगे तो नहीं, ये रिपीटेड सवाल होते रहते हैं कि भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया था प्राचीन काल में? तो वो यूनानी नहीं थे, वो थे ईरानी। ईरानियों के हकमानी राजा डेरियस या दारा प्रथम ने, कब की बातें थी वो? 516 बीसी की। सिकंदर कब आया था? 376 बीसी में। बिल्कुल, दोनों में फर्क है। 76 नहीं, सॉरी 326, दैट्स माय मिस्टेक, 326। कमेंट में बताइएगा, सिकंदर जब आया था तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य उस समय था, या उससे पहले हो गया था, या बाद में हुआ था?
हम्म, गर्मियों में पानी पियो भाई दबा कर, पानी पियोगे तभी शरीर एकदम तरोताजा रहेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, देखिए, पुनर्जागरण का प्रारंभ सबसे पहले इटली में हुआ या कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब अभी इसके, ये भी आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हम वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा समय यहाँ पर बता दूं। देखिए, पुनर्जागरण का मतलब क्या है? इंग्लिश में इसको कहते हैं रेनेशा। और पिछली बार क्वेश्चन भी था रेनेशा मैन 20 वर्ड्स में। पुनः जागरण का मतलब है पुनः जगना, है ना? सोकर के पुनः जगना। तो सोए कब थे भाई जो वापस जग रहे हैं? होता क्या देखो, चाहे भारत हो या विश्व का कोई भी कोना हो, पहले धर्म बहुत हावी था। मानते हैं आप इस चीज को? धर्म बहुत हावी था। धर्म हावी था मतलब जो राजा था, राजा धर्म के अधीन था। क्योंकि धर्मावलंबी जैसा कहते थे राजा को पालन करना, आई मीन धार्मिक गुरु जो कहते थे, उनके इंस्क्रिप्शंस उनको फॉलो करने पड़ते थे। राजा धर्म के अधीन था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ मित्रों, धर्म की सत्ता जो है, निरंकुश होती गई। धर्म एकदम जो है वो निरंकुश हो गया और लोगों का शोषण करने लगा। उन्हें नर्क का भय दिखाया गया, स्वर्ग के स्वप्न द्वार दिखाए गए। तो धीरे-धीरे फिर धर्म में आडंबर घुसे। अपने यहाँ भी तो हुए धार्मिक सुधार, प्राचीन काल में हुए, मध्यकाल में हुए। तो ऐसा ही एक धार्मिक सुधार था, जो हर क्षेत्र में हुआ। धार्मिक सुधार, धर्म सुधार आंदोलन भी है। तो इस कारण मित्रों, 10th से लेकर लगभग 13वीं शताब्दी, ये 300-400 सालों का जो यूरोप का काल था, इसको अंधकार युग कहा गया है। अंधकार युग मतलब धर्म में लोग इतनी तरह से डूब गए थे कि उनमें ना तो तर्क क्षमता नहीं नहीं रही, ना टेक्नोलॉजी रही, ना विज्ञान रहा, ना साहित्य रहा, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो ऐसे युग को यूरोपियन इतिहास में अंधकार युग कहा गया। और इसी कारण फिर पुनर्जागरण होता है। और पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ हुआ मित्रों? इटली। दो क्वेश्चन के आंसर आपको रट लेने हैं। कौन कौन से? अगर आपसे पूछे भाई सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ हुआ, तब तो उसका आंसर आपके सामने ही है। पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ, शुरुआत कहाँ हुई इसकी? इटली। लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछें कि औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स क्या आपका? इंग्लैंड। ध्यान रखना, ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड से हुई। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई इटली से ही क्यों? तो आंसर तो मैं बता दूं इसका, इटली के लोगों में विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। डिटेल हम पढ़ेंगे जब हम मेंस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। कई सारे कारण थे। उनमें से एक कारण ये था मित्रों कि इटली में बहुत बड़े-बड़े विद्वान पैदा हुए थे उस समय। अब कौन-कौन से विद्वानों का अगर मैं नाम बताऊँ आपको, दांते, पेट्रार्क, बुकासियो, इसके अलावा 1-2 नाम और हैं जो मैं बता दूँ आपको, लियोनार्डो, एंजेलो, एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो जिनका एक प्रसिद्ध चित्र है लास्ट सपर एंड मोनालिसा, आपको पता हो तो। मोनालिसा जो चित्रकारी है वो लियोनार्डो की है। तो इतने महान लोग यहाँ हुए और इन्होंने अपने विचारों से लोगों को बोला कि यार तुम्हें करना क्या है? डेवलपमेंट करना है क्या? तो इस धर्म के आडंबरों से बाहर आओ। तो इसी को अपन क्या कहते हैं मित्रों? पुनर्जागरण कहते हैं। और वैचारिक परिपक्वता के कारण ही यहाँ पर बड़ी-बड़ी सिटीज़ डेवलप हुई थी मित्रों। वेनिस है, नेपल्स हैं, नेपल्स हैं। इसके साथ-साथ में आपका एक तो और थी आपकी फ्लोरेंस है, मिलान है। ये कुछ सिटीज़ थी जो डेवलप हुई और जिस कारण पुनर्जागरण इटली से आपके निकला है। तो आंसर था इसका, वैचारिक परिपक्वता सबसे ज़्यादा इटली में थी। और क्योंकि धर्म का मेन सेंटर ही इटली था तो ऑब्वियस सुधार भी वहीं से हुए। लैरी प्रेसलर, बेसिकली ये क्वेश्चन मित्रों उस समय के करंट अफेयर का है। इसका आंसर सी था, लेकिन आपको ज़्यादा इसमें लोड लेना नहीं है। एक्चुअल में लैरी प्रेशनर जैसे अपने यहाँ सांसद होते हैं ना,
संसद में हम सांसद कहते हैं। इसी प्रकार अमेरिका में जो होते हैं उनको सीनेट कहा जाता है, सीनेट। तो ये अमेरिकन सीनेट थे। 1992 में ये भारत की यात्रा पर भी आए थे। उस समय अमेरिकन राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन ने कहा था कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाना चाहिए, सैन्य सहायता दी जानी चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, नहीं ऐसा मत करो भई गड़बड़ हो जाएगा। तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, अभी रिलेवेंट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। हालाँकि ये भी उस समय के करंट का ही है, पर यहाँ से बहुत कुछ जानने को मिलेगा और जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, उसको आप कॉपी में नोट भी कर लेना और या इन वीडियो को बार-बार देख लेना, काम हो जाएगा। राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किन राज्यों द्वारा की गई? तो उस समय आंसर तो इसका राजस्थान और वेस्ट बंगाल। ये 95 का पेपर है तो लगभग 93 के आसपास में, हालाँकि हमने 99 में किया है ऑफ़िशियली, तो 93 में हमने भी इसको कर दिया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मुझे आप बताएँगे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हम कब मनाते हैं? तो ध्यान रखना इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मानवाधिकार दिवस ये मनाया जाता है मित्रों 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को। और ये प्री में कई बार पूछा गया है कि 10 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ था? तो 10 दिसंबर 1948 को, ध्यान रखना 1948 को एक घोषणा हुई थी मित्रों, और वह घोषणा किसकी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। हाँ, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले अगर मानव अधिकारों की बात की गई थी तो वो इस समय की गई थी। और मानव अधिकार और मूल अधिकार में कोई फ़र्क है? हमने पढ़ा है क्लास में कि जो मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स, ये हमें नैसर्गिक मिलते हैं, ये हमें प्रकृति देती है। इसके लिए आप भले किसी भी देश में चले जाओ, आप चाहे अमेरिका चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, भारत आ जाओ, आपके मानव अधिकार हर देश में एक जैसे रहेंगे, क्योंकि वो क्यों मिले हैं? क्योंकि आप एक मानव हैं। लेकिन मूल अधिकार भारत में अलग है, इंग्लैंड में अलग है, क्योंकि वो आपकी संविधान देता है। ये डिफरेंस हमने पहले पढ़ा था। अच्छा, इसी घोषणा को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक एचआरए एक्ट पारित किया, और वो था मित्रों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ध्यान रखना, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट, संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1993, 93 याद रखना। और इसी अधिनियम के आधार पर वो डेट मैं आपको बता दूं, 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 को हमने एनएचआरसी स्थापित कर दिया। क्या है भाई एनएचआरसी का मतलब? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्थापित किया 12 अक्टूबर 1993 को। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे मित्रों, उनका नाम था न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। ध्यान रखना, रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र पहले जो है वो एनएचआरसी के अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको मिल रही हैं। 48 में सार्वभौमिक घोषणा, हमने कब बनाया? 1993 में, डेट 12 अक्टूबर 1993, एनएचआरसी गठित हुआ, रंगनाथ मिश्र इसके पहले अध्यक्ष बने। और इसी एचआरए एक्ट 1993 के आधार पर अब राज्यों को बोला भी तुम भी बनाओ रे भई एनएचआरसी वगैरह, एसएचआरसी। तो हमने भी मित्रों बनाया, हमने बनाया था इसको 18 जनवरी 1999 को। राजस्थान में जो राज्य मानवाधिकार आयोग बना, एसएचआरसी, मैं इधर लिख रहा हूँ, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये बना था मित्रों 18 जनवरी, बिल्कुल 18 जनवरी
1999, और ये क्वेश्चन पिछली बार अभी जो प्री हुआ उसमें पूछा गया है 18 जनवरी 1999 को, और इसने अपना काम शुरू कर दिया था मार्च 2000 से। मार्च 2000 से इसने अपना काम शुरू कर दिया था। और पहले हमारे अध्यक्ष कौन थे राजस्थान वाले के? उनका नाम था कांता कुमारी भटनागर। कांता कुमारी भटनागर, बिल्कुल। ये पहली अध्यक्षा थी। अभी कौन है? अभी कौन है भाई? अभी लौरा साहब है, बिल्कुल। तो मित्रों, ये सारी जानकारी आपको इसके बारे में रखनी पड़ेगी। हेडक्वार्टर कहाँ है एसएचआरसी का राजस्थान वाले का? जयपुर में। अभी एसएचआरसी में हमारे यहाँ कितने लोग हैं? तो ध्यान रखना 1+2, एक अध्यक्ष है और 2 मेंबर्स हैं। अच्छा, इनका टेन्योर क्या होता है? 3 साल या 70 साल, जो भी इसमें से पहले हो वो इसका टेन्योर होता है। अभी इसमें चेंजेस भी हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन मेन जो कीवर्ड्स है वो मैंने आपको बता दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये भी उस समय करंट का क्वेश्चन था। गोपीनाथ मुंडे एक्चुअल में ये महाराष्ट्र में एनरॉन कंपनी ने एक प्लांट लगाया था और उसको लेकर के काफी सारा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो गोपीनाथ मुंडे कमेटी बनाई गई थी। ये डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे उस समय महाराष्ट्र के। तो आंसर था इसका एक और अम्बाला। ये भी क्वेश्चन उस समय का है मित्रों, यूनेस्को का। लेकिन अभी थोड़ा सा अपन इसके यूनेस्को के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही फंसते हैं। अभी मैं बात करूं मित्रों यूनेस्को की, तो पहले तो मुझे फुल फॉर्म बता दो। यूनेस्को की फुल फॉर्म बता दो फटाफट। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। फुल फॉर्म तो पूछेंगे नहीं, बट ये जरूर पूछेंगे कि ये कब स्थापित हुआ था, क्या मामला है इसका यूनेस्को का। तो मित्रों, फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है फ्रेंड्स आपका पेरिस में। बढ़िया। इसके अभी जो सदस्य देश है मित्रों, वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। क्या भारत भी इसका सदस्य है भाई? बिल्कुल। भारत ने जो ये सदस्यता ली थी मित्रों 1946 से। एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ, हेलो। 193 देश इसके जो है मित्रों सदस्य हैं, और भारत 1946 से यूनेस्को का क्या है मित्रों? सदस्य। अच्छी बात है। अभी भारत में टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अभी प्रेजेंटली, और उनमें से अभी जो लेटेस्ट है मित्रों 40वीं, वो कौन सी बनी है आप कमेंट बॉक्स में बता दो। चलो मैं ही बता देता हूँ। अभी अपना जो धोलावीरा है, ये क्वेश्चन अभी करंट में भी चला है और काफी चर्चा में रहा है। धोलावीरा 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुई। उससे पहले 19 में जो है वो मित्रों 21 में ही काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, और ये रामप्पा मंदिर बेसिकली सिचुएटेड है कहाँ? तेलंगाना में। तो ये भी 2021 में ही इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में लिया गया है। बाकी यूनेस्को क्या काम करता है, और ये ध्यान रखना, अभी अमेरिका और इजराइल, ये दोनों जो है वो यूनेस्को से हट गए हैं। कारण ये था कि यूनेस्को ने फिलिस्तीन को जो है वो सपोर्ट किया था, फिलिस्तीन को सदस्यता दी थी, और इजराइल आपको पता फिलिस्तीन का कट्टर दुश्मन है। इस वजह से ये दोनों यूनेस्को की सदस्यता से हट गए। पहले भी गए थे, फिर वापस आ गए, तो अभी फिलहाल वापस इससे बाहर चले गए। अच्छी बात है। अब दिस इज द लास्ट क्वेश्चन मित्रों। आर्कटिक महासागर व प्रशांत महासागर को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो आंसर है इसका मित्रों बेरिंग सी। अब कहाँ क्या है, एक बार जरा मैप में चलते हैं। हरियाला बना दूधेली बनड़ो, एक मिनट,
वर्ल्ड मैप में चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले तो आपको ये समझना है कि जल डमरू मध्य क्या होता है ना? तो जल डमरू मध्य का मतलब है कि ऐसा एक संकीर्ण जलीय रास्ता, जैसे पाक जल डमरू मध्य सुना आपने? कहाँ है वो? पाक जल डमरू मध्य भारत के नीचे। तो ऐसा एक संकीर्ण रास्ता या जलीय पट्टी, जल डमरू मध्य होगा जल ही, जो दो बड़े समुद्रों को आपस में कनेक्ट करता हो। तो ऐसी इस जलीय पट्टी को हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य, वापस सुन लो। दो बड़े जलीय भागों को कनेक्ट करने वाला संकीर्ण रास्ता जल डमरू मध्य। अभी पूछा है कि ये क्या है? रशिया है, बिल्कुल। और यहाँ इसको जब मैप को देखेंगे, ये क्या है? ये अलास्का है। ये अलास्का है, अमेरिका वाला पार्ट, है ना? और ये है आपके रूस वाला पार्ट। तो इन दोनों में ये इधर सागर कौन सा लगता है फ्रेंड्स आपका? आर्कटिक। और ये कौन सा सागर लग गया? प्रशांत महासागर। अभी यहाँ पर दो छोटे-छोटे पार्ट और हैं। कौन-कौन से छोटे-छोटे पार्ट? यहाँ पर एक छोटा सा सागर है जिसका नाम है चुक्की सागर या चुक्ती सागर, चुक्ती सी। और यहाँ पर एक छोटा सा सागर है जिसका नाम है बेरिंग सी। तो इन दोनों को, चुक्ती सागर कहाँ है? आर्कटिक में। और बेरिंग कहाँ है? प्रशांत में। इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला पतला सा रास्ता है, उसका नाम है बेरिंग सागर। ये याद रह जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा जो जल डमरू मध्य है, वो है मित्रों मलक्का जल डमरू मध्य। ये दिख रहा है आपको? ये इंडोनेशिया है और ये मलेशिया है। इन दोनों के बीच में जो ये पट्टी दिख रही है, जहाँ टिप पर सिंगापुर है, इसका नाम है मलक्का जल डमरू मध्य। ये दुनिया का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य है, जो इधर से अंडमान सी और इधर से दक्षिणी चीन सी, इन दोनों को कनेक्ट करता है। ये कौन सा सागर है? अंडमान सागर, जो भारत के जस्ट नीचे है। और ये है आपका दक्षिणी चीन सागर, जो प्रशांत महासागर का भाग है। और अंडमान किसका भाग है? हिंद महासागर का। तो इन दोनों को कनेक्ट करता मलक्का, जो दुनिया का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य। ओके मित्रों, और कोई भी आपकी क्वारी हो आरएस एग्जाम के रिगार्डिंग, आप पर्सनली इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9950496952। एक चीज और बता दूं, मैं अभी मेरे टेलीग्राम पर डेली आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ नेक्स्ट आरएस के लिए। तो अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो आप लिंक दे रखा मैंने डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल का नाम है आरएस अड्डा। आप उस पर जाकर के वहाँ डेली कंटेंट आप ले सकते हैं, और रोज आंसर में लिख करके भेज रहा हूँ सही आंसर क्या होता है। तो ऐसे आप अगर बिगिनर हैं आरएस की जर्नी में, तो आपके लिए काफी कुछ हेल्प कर सकता है मेरा ये चैनल। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी मैं ले नहीं रहा। और जल्द ही मैं मित्रों अभी इंडियन पॉलिटी का कोर्स लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जीरो से हीरो कोर्स, जिसमें पूरा प्री मेंस सब कुछ कवर होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।